लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, या एक सिंपल तरीके से बात करेंगे कि क्या करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड। वो बेचारा क्या कर रहा था, एक दिन करंट पास कर रहा था, किसी वायर से एक्सपेरिमेंट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन उसका क्या हुआ कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट करने बैठा तो उसकी कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आ रही, तो वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन अचानक ही उसका ध्यान गया कि जब भी वो करंट पास करता है उस वायर से जहां वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उस वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास पड़ी थी। तो अचानक उसका ध्यान गया कि जैसी करंट की वैल्यू उसने बढ़ाई तो वो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट करनी शुरू हो गई, मतलब उसकी सुई घूमने लग गई। वो बेचारा परेशान हो गया कि ये क्या चीज है जिसकी वजह से सुई घूम गई। बिकॉज मैग्नेटिक कंपास नीडल तभी घूमती है अगर उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो या उसको किसी मैग्नेट के आसपास रखा जाए। तो उसी से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी हम किसी वायर से करंट पास करेंगे या शॉर्ट में, करंट क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड। तो बुक में आपको डायग्राम शायद ही मिले, इसलिए मैं बना देता हूँ कि उसके एक्सपेरिमेंट में क्या चल रहा था। कि मान लीजिए वो क्या कर रहा था कि एक बैटरी से एक वायर कनेक्ट की थी जिसकी लेंथ है एल। मान लीजिए वायर है, एरिया ए और वायर से बोलते हैं, उसमें से आई करंट पास हुआ। तो जैसे उसके पास एक कंपास पड़ी थी मैग्नेटिक नीडल, तो उसकी जो सुई थी पहले ऐसी थी, तो हो सकता है वो घूम के ऐसी हो जाए, मतलब डिफ्लेक्ट कर जाए। तो उस चीज को मैंने लिख दिया कि ऑप्शन एक्सपेरिमेंट कहता क्या है कि जब भी करंट पास होगा किसी कंडक्टर से तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए आपको एक कंपास रखनी पड़ेगी जिसकी डिफ्लेक्शन से आपको पता चलेगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या मौजूद है। तो मैग्नेटिक कंपास कैसे बताएगी, डिफ्लेक्ट करके। तो ये था ऑर्स्टेड का काम, और इसी के बेस पे एक रूल बना कि हमें उस कंपास की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि जो सुई है मैग्नेटिक कंपास की वो लेफ्ट साइड घूमेगी या राइट साइड घूमेगी। तो उस रूल को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ एम्पियर स्विमिंग रूल। जी हाँ, ये स्विमिंग रूल है। एम्पियर का मतलब करंट, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो इसका मतलब है, आप मान लीजिए कि जो करंट है वो स्विम कर रहा है, मतलब तैर रहा है। तो अगर वो तैर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ प्रोड्यूस होगी या मैग्नेटिक कंपास किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो आसान करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि जो बेचारा एम्पियर है, करंट है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बेचारा जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन आपको पता ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जैसे ही वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आप देखिए अगर वो आप उसको ऐसे ज्यूम करें तो उसका लेफ्ट हैंड किस साइड होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी साउथ देखिए, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम माने कि आप साउथ से नॉर्थ देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड जिस तरफ है वो वेस्ट है। तो ये अज्यूम किया गया कि अगर जिस साइड से करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, अगर हम उसी मौके पे, उसी क्षण, उसी इंस्टेंट पे एक कंपास रख दे करंट के ऊपर, कुछ दूरी पे एक कंपास फिक्स कर दे उस वायर के ऊपर, तो हमें पता चलेगा कि जो कंपास है उसकी नीडल क्या करेगी, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब कंपास की सुई किस तरह घूम जाएगी, इस तरफ। सिंपल करने के लिए अगर कंपास ऐसे थी तो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और इसको हम क्या करेंगे, खत्म। मतलब कंपास ऐसे घूम गई। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर वो नॉर्थ से साउथ मूव करता, तो बच्चों ये रूल ही ऐसा है कि अगर आप नॉर्थ से साउथ मूव कराओगे तो आपने क्या मानना है कि जिस तरफ वो मूव कर रहा है वो नॉर्थ है, जिस तरफ से वो आ रहा है वो साउथ है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जैसे ही आप डायरेक्शंस लोगे तो किसी ने ये नहीं बोला कि नॉर्थ से साउथ से, मतलब आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर करंट ने मुंह उठा के कहीं जाना है तो वो किस तरफ मुंह उठाएगा, नॉर्थ की तरफ, और उसके पैर कहाँ होंगे, साउथ की तरफ, उसका हाथ कहाँ होगा, वेस्ट की तरफ, और सुई कहाँ घूमेगी, वेस्ट की तरफ। तो अगर मैं सिंपल लॉजिक यहाँ पे भी लगा दूं कि ईस्ट का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं है, कि ईस्ट की आप बात ही मत कीजिए, करंट को साउथ से नॉर्थ लेके जाइए और कंपास को वेस्ट की तरफ घुमा दीजिए। तो आपकी डायग्राम या लॉजिक आपके सामने आ चुका है। इसको स्नो रूल भी बोलते हैं। स्नो का मतलब एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, ओ तो वैसे लगा दिया, और डब्ल्यू मतलब वेस्ट, मतलब साउथ से नॉर्थ और वेस्ट आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो जैसे ही करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा तो आपको पता है कि जो सुई है वो वेस्ट की तरफ घूम जाएगी, और दूसरी तरफ आप ईस्ट लिखे ना लिखे, बट रूल में जो आपकी बुक्स में दिया होता है उसको आप एज इट इज लर्न करेंगे। ये वाला भी आप समझ के लिख सकते हैं, लेकिन ये रूल आपको बुक में जैसे दिया है वैसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इजी लैंग्वेज है, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखा है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं एक अच्छी सी डेरिवेशन और फॉर्मूले से कि जो बेचारा करंट इसमें से फ्लो कर रहा है क्या उसका कोई बेचारे का फॉर्मूला है, हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं या हमें सिर्फ वैसे रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक डेरिवेशन बनाई है आपके लिए। देखिए मान लीजिए यही वायर है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। देखिए वायर है जिसकी लेंथ L है, मान लीजिए मानने में क्या जाता है लेंथ जितनी मर्जी ले लीजिए 100 मीटर 10 मीटर 1000 मीटर। तो उस लेंथ में से अगर जितना करंट जा रहा है तो आपको भी पता चल चुका है कि अगर करंट फ्लो करेगा तो अपने राउंड क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिए, अगर ये वायर है तो सिंपल अगर मैं शब्दों में बताऊं, अगर किसी चीज से करंट पास करोगे मेटल से तो वो मैग्नेट बन जाएगी। ये लॉजिक था ऑर्स्टेड का और एम्पियर स्विंग रूल का। लेकिन इस लॉजिक से हमने सीखना क्या है कि मान लो ये वो वायर है जिसमें से करंट पास किया और ये मैग्नेट बन गया। लेकिन अब जब ये मैग्नेट बन ही चुका है तो क्यों ना एक कैलकुलेशन की जाए कि अगर ये मैग्नेट है तो इसके पास हमने एक दूसरा मैग्नेट रख दिया तो क्या ये वाला मैग्नेट इस पे इफेक्ट डालेगा? तो ऑब्वियस ही बात है अगर इनकी स्पेस ज्यादा है तो इफेक्ट नहीं होगा। जैसे जैसे स्पेस कम होगी तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, या जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या हमने सीखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आर बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगी, मतलब कम जाएगी, कम हो जाएगी। और जितना आप करंट बढ़ाओगे, देखिए करंट बढ़ाने से मैग्नेट बना, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका करंट और इंक्रीज करते जाइए तो क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा? तो आंसर है यस। तो मैंने उतना ही लिखा कि जितना जितना करंट बढ़ेगा उतनी उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। फिजिक्स में जब दो प्रोपोर्शनैलिटी को हमने मिलाना है, जोड़ना है, तो वो वाली चीज वैसे आती है, इक्वल टू आता है, कांस्टेंट आता है, जो लिखा है आई और आर उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वैसे का वैसा आ गया। मतलब सिंपली अगर मैं बात करूं तो बी की जगह बी, आई बाय आर की जगह आई बाय आर, और प्रोपोर्शनैलिटी किसमें बदल गया, इक्वल टू और एक कांस्टेंट में, इक्वल टू और एक कांस्टेंट में बदल गया बेचारा। तो आप इसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि फिजिक्स में जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक इक्वल टू लगाना और एक कांस्टेंट लगाना है। साइंटिफिकली ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है म्यू नॉट बाय 2 पाई। अब ये म्यू नॉट क्या है लिख लीजिए क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होंगे बाद में जाके। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का ये मतलब है कि वो बेचारा वायर और मैग्नेट जिसमें वो बना है वायर, तो उसका मीडियम क्या था? तो ऑब्वियस सी बात है मीडियम एयर है या वैक्यूम है। तो वो एयर और वैक्यूम के लिए हमने एब्सोल्यूट यूज किया है। अगर मीडियम वाटर होता, पानी में एक्सपेरिमेंट होता, ऑयल में होता, किसी और प्लेनेट पे होता जहाँ पे क्लाउड्स हैं, गैसेस हैं, कुछ भी है, लेकिन मीडियम चेंज है तो उसके लिए हम कोई और कांस्टेंट लगाते, सिंबल यही रहता, उसकी जगह हम म्यू के, म्यू 1, म्यू एस कुछ भी लगा सकते थे। मतलब ये अपनी मर्जी है कि कौन सा सिंबल हमने यूज करना है। लेकिन फिलहाल एयर की बात करेंगे तो म्यू नॉट, इसको म्यू बोलेंगे, 0 को नॉट बोलेंगे, डिवाइड बाय 2 पाई। तो मैंने इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, जैसे पुट किया मेरे पास ये रिलेशन आया। लेकिन साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू इतनी सिंपल आती है। मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, तो मैंने वही चीज की, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो जैसे 2 × 2 4 बना, ये 2 मल्टीप्लाई जो किया था इसके साथ आ गया। तो इसकी वैल्यू इतनी आसान है कि आराम से हम याद कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ा सा फॉर्मूला को मॉडिफाई किया और उन्होंने क्या किया कि ये वाला फॉर्मूला मॉडिफाई करके ये वाला बना दिया। मतलब अगर मैं बात करूं इसकी तो जो मेरा फाइनल फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और ये जो कांस्टेंट है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो ऊपर आ जाएगा और ये 4 पाई बन जाएगा। तो ये जो 4 पाई बनेगा इसकी वैल्यू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और इसकी वैल्यू मैं लिख चुका। और जो इसकी एसआई यूनिट है बच्चों वो कैसे आए, तो ध्यान दीजिए किसी भी चीज की एसआई यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया कि आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने वो लिख लिया। अब मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। इसकी हमें नहीं पता, इसको मैंने K1 मान लिया, क्योंकि इसको मैंने K माना था तो मैंने इसको K1 मान लिया। या आप K भी मान सकते हैं, कोई मैटर नहीं, कोई इशू नहीं, K मानिए, आराम से करिए। उसके बाद करंट है एम्पियर्स में और जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे मीटर्स में।
तो सबकी ऐसे यूनिट पुट कर दी, के की निकालनी है तो मीटर को उधर भेजा, ईडे को नीचे भेजा, टेस्ला मीटर बाय एम्पियर आया, उससे आपकी क्या आ गई, एसआई यूनिट ऑफ द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। चलो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, घर बैठिए, स्टे होम स्टे सेफ।